हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरसी एजुकेशन में। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्थशास्त्र की एक न्यू क्लास। इसके अंदर हमने आपको पहले क्लास के अंदर से एक टॉपिक पूरा करवा दिया था, अंतर्गणन और बाह्य गणन। फिर सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सहज संबंध का। सहज संबंध की हमने आपकी पहली क्लास ले ली थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सहज संबंध के प्रकार। पहली क्लास में हमने आपको उसकी सहज संबंध की परिभाषाएं बताई थी, उसके प्रयोग बताए थे, सह विचरण बताए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको प्रकार बताए थे, लेकिन उन प्रकारों को अब हम डिटेल में जानेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों से कितने प्रकार के संबंध निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए हमारी क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे सहज संबंध के प्रकार। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सहज संबंध 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दिशा के आधार पर, दूसरे होते हैं चरों में परिवर्तन के आधार पर, तीसरे होते हैं चरों की संख्या के आधार पर। ये दोनों जो होते हैं चरों दिशा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और चरों में परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जबकि चरों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, हम क्लास शुरू करते हैं। ये देखिए सहज संबंध के प्रकार। सहज संबंध के प्रकार, सबसे हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे दिशा के आधार पर, जो हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सहज संबंध दिशा के आधार पर पढ़ेंगे आज हम। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर सहज संबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक सहज संबंध, दूसरा होता है ऋणात्मक सहज संबंध। धनात्मक सहज संबंध क्या होता है उसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसका पहले का फर्स्ट दिशा के आधार पर होता है धनात्मक सहज संबंध होता है, ये होता है धनात्मक सहज संबंध। धनात्मक सहज संबंध जब दो चरों या समंक के अंदर, जब दो चरों या समंक या श्रेणियों के अंदर एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो हम उसे धनात्मक सहज संबंध कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जब दो चरों को समंक श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, समंक श्रेणी भी कहा जाता है, इसीलिए दो चरों अथवा समंक श्रेणियों में एक ही दिशा में एक ही, ये दिशा के आधार पर होता है ना, इसीलिए दिशा में परिवर्तन होने की जब प्रवृत्ति पाई जाती है ना, होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे धनात्मक सहज संबंध कहते हैं। तो उसे धनात्मक सहज संबंध कहते हैं। अब इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, सप्लाई लिख लेते हैं। प्राइस एंड सप्लाई, देखिए 1 2 3 4 है ना, ये देखिए 10, ये 14, ये 20, ये 25। अब हम इसका कर्वे बना लेते हैं। अब इसका कर्वे बना लेते हैं। ये देखिए कैसे बनेगा, ये यहाँ पर 0 से प्रदर्शित करते हैं इस पैमाने को।
ये पैमाना x पैमाना, ये y पैमाना हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर 5-5 का गैप दे देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम मिलाते हैं। एक में कितना दे रखा है? 10, तो एक को 10 से करेंगे, ये पॉइंट बन गया हमारा। 2 में है 14, तो ये है 14। ये इससे पहले 14 ले लेंगे। पॉइंट ये यहाँ पर बना, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 14, 3 से 20, 3 से 20, 4 से 25, ठीक है। अब हम इसे मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, तो ये कहाँ की धनात्मक, इसे हम कहते हैं धनात्मक। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। मैं आपको यही बता देती हूँ। इसमें एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। धनात्मक के अंदर जो होता है एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, जबकि ऋणात्मक के अंदर विपरीत दिशा में परिवर्तन पाए जाते हैं। विपरीत दिशा में परिवर्तन पाए जाते हैं। इसके अंदर भी इसकी सेम परिभाषा होगी, लेकिन सिर्फ दिशा चेंज हो जाती है। जब दो चरों अथवा समंक श्रेणियों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसमें प्राइस एंड सप्लाई 1, 2, 3, 4, 10, 8, 6, 2। ठीक है, इसका कर्वे बनेगा, इसका कर्वे भी यहाँ हो जाते हैं। इसका कर्वे हम ऊपर बनाते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे जगह में स्पेस नहीं बचा है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे मिटा देती हूँ।
इसे मैंने क्लीन कर दिया है ताकि हमें स्पेस मिल सके। ये ऋणात्मक सह संबंध का मैं कर्वे बना देती हूँ। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये x पैमाना है और ये y पैमाना है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे मिलान कर देते हैं। 1 से 10, ये 1 से 10 हो गया। 2 से 8 को, 2 से 8 को मिला दिया। उसके बाद 3 से 6 को मिलाएंगे। ये 3 से 6 को, 4 से 2 को, इस वाले 4 से 2 को, ये देखिए ना। ये दोस्तों ये कौन सा हो गया, ऋणात्मक सह संबंध। तो देखा आपने, ये दिशा के आधार पर हमारा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं चरों में परिवर्तन अनुपात के आधार पर। मैं ये नीचे जो है वो क्लीन कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल सके। और हमारा जो सेकंड प्रकार है वो हम बहुत ही अच्छे से कर सकें। दूसरा प्रकार है चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय सहसंबंध, दूसरा होता है अरेखीय सहसंबंध। ठीक है, देखिए बताती हूँ आपको। इसका फर्स्ट होता है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध है ना। इसकी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। जब 2 चरों या समंक श्रेणी, जब 2 चरों या समंक श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात जो है स्थिर रहता है। स्थिर रहता है तो ऐसे आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करने से एक सीधी और सरल रेखा प्राप्त होती है। उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। आंकड़ों को जब हम ग्राफ पर अंकित करते हैं, ग्राफ पर अंकित करने से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है।
सरल रेखा प्राप्त होती है उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, दूसरा है हमारा प्रकार है चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। पहला हमने पढ़ा था दिशा के आधार पर, वो था धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध जो एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, एक ही दिशा में होता है, और ऋणात्मक सहसंबंध होता है जो कि विपरीत दिशा में होता है। जबकि चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेखीय सहसंबंध, दूसरा होता है अरेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध की परिभाषा है जब दो चरों अथवा समंक श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात अगर स्थिर रहता है, अनुपात अगर स्थिर रहता है तो ऐसे आंकड़ों को अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो एक सीधी और सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, उसी रेखा को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो आप ये देखिए इसका ग्राफ 0 ये x पैमाना, y पैमाना, एक मिनट, पहले हम इसका वो बना लेते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं x और y, यहाँ से बना लेती हूँ ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। यहाँ से बना लेती हूँ x और y, इसकी सारणी बना लेती हूँ 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 10 20 30 40 सारणी बना ली है मैंने। अब हम इसका कर्वे बना लेते हैं। ये देखिए 0 x y, ठीक है, 1 2 3 4 10 20 30 40। अब हम इसे मिला लेते हैं, 10 से 1 2 3 4। ये एकदम सीधी रेखा प्राप्त हुई है हमें, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेखीय सहसंबंध। ठीक है दोस्तों, देखा आपने रेखीय सहसंबंध कितना आसान है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। दूसरा, अब हम दूसरे का सेकंड पढ़ेंगे, अरेखीय सहसंबंध। अरेखीय सहसंबंध अरेखीय, इसमें हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। जब दो चरों या समंक श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं रहता है ना,
स्थिर नहीं रहता है, नहीं रहता है। और ऐसे आंकड़ों को जब हम ग्राफ पर अंकित करते हैं तो हमें जो वक्र प्राप्त होता है वह अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करने से, ग्राफ पर अंकित करने से वक्र प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है, उसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसकी सारणी बना लेते हैं पहले। x और y, x y तो देखिए दोस्तों, अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं। बीस, 40, 60, 80, 100। y पैमाना, x पैमाना, 1, 2, 3 और 1 4। ठीक है, 1 से हमको मिलाना है 10, 10 ये रहा, 1 से 10 मिल गया। 2 से मिलाना है 30, ये 30, ये 2 से मिल गया 30। 3 से हमें मिलाना है 60, 30 से 4 से 100। देखिए दोस्तों, हमें ये सीधी और सरल रेखा नहीं प्राप्त हुई है बल्कि वक्र के रूप में टेढ़ी रेखा प्राप्त हुई है, इसीलिए हम बोलेंगे इसे अरेखीय, अरेखीय सहसंबंध बोलेंगे हम इसे। तो अब आप इसका पहले मैं आपको बता देती हूँ रिवीजन। अरेखीय सहसंबंध जब दो चरों या समंक श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं रहता है तो ऐसे आंकड़ों को जब हम ग्राफ पर अंकित करते हैं तब जो वक्र हमें प्राप्त होता है उसे हम अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसकी ये सारणी है, लिस्ट है, और ये इसका वक्र हमें जो प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल सीधा ना प्राप्त होकर के थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। देखिए, इसीलिए इसे बोलते हैं अरेखीय, ये रेखा में नहीं है इसीलिए बोलते हैं अरेखीय। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तीसरा प्रकार करवाते हैं। दोस्तों, मैं ये मिटा देती हूँ। अब हम करेंगे तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है इसका चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर। तो चरों की संख्या के आधार पर ये होते हैं 3 प्रकार के। ये इसके जो प्रकार होते हैं वो है 3 प्रकार के सारे, है ना।
तो पहला संबंध होता है इसका सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध दो चरों या समंक श्रेणियों, दो चरों या समंक श्रेणियों के मध्य संबंध को, के मध्य समंक श्रेणियों के मध्य संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। सरल सहसंबंध ही कहा जाता है। इसका सूत्र होता है dx बराबर f ब्रैकेट px। ये होता है सरल सहसंबंध। सेकंड होता है बहुगुणी सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध दूसरा होता है दो से अधिक चरों या समंक, दो से अधिक चरों या समंक श्रेणियों के मध्य परस्पर संबंध को बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। बहुगुणी सहसंबंध कहा जाता है। इसका सूत्र होता है dx बराबर f और ब्रैकेट में होता है px pr f t y और n तक। थर्ड होता है आंशिक सहसंबंध। इसके 3 प्रकार होते हैं, इसीलिए आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध जब अन्य चरों को स्थिर मानकर दो चरों के बीच अन्य चरों को तो स्थिर मान लिया जाता है, तो दो चरों के बीच संबंध की व्याख्या की जाए तो उसे आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। इसका सूत्र होता है dx बराबर f
ब्रैकेट में 3x PR FTYN। जो सभी होते हैं कांस्टेंट। तो दोस्तों आज हमने आपको ये सहसंबंध के तीसरा प्रकार भी के 3 प्रकार भी बता दिए हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको आज सहसंबंध के सारे प्रकार बता दिए हैं। सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।